नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। अंकिता हत्याकांड के सबूत पेश करे एसआईटी कोर्ट। हल्द्वानी में पुलिसकर्मी की पत्नी की दिन दहाड़े हत्या। उत्तराखंड में बनेंगे 5 नए शहर धामी। पलायन रोकने को परंपरागत फसलों पर फोकस करे सरकार, हरीश रावत। उत्तराखंड के 23 लाख परिवारों को बनाए जाएंगे पहचान पत्र। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में खराब दांतों के इलाज को आरसीटी की सुविधा जल्द। वेलनेस सेंटरों में होगी मरीजों की काउंसलिंग। हर जिले में बनाए जाएंगे महिला वर्किंग हॉस्टल। हर साल 300 छात्रों को मुफ्त शिक्षा देगी RCIMS। स्मार्ट सिटी के कामों में खामियां मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी। उत्तराखंड में प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन। नदियों में पानी बढ़ते ही बजने लगेंगे सायरन, आपदा प्रबंधन। देहरादून में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर ड्रोन से काटे जाएंगे चालान। नेट यूजी MBBS की 88% सीटें भरी। भर्ती घपले के 4 केसों पर हकम सिंह पर आरोपी। टेक होम राशन में कार्रवाई, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र आरी। CNG पंप और चार्जिंग स्टेशन हर जिले में बनाए जाएंगे, रामदास। सहायक कृषि अधिकारी ने दी आंदोलन की चेतावनी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के घटनास्थल से संबंधित सभी सबूत मांगे हैं। अदालत ने SIT को कोर्ट में सबूत पेश करने के लिए 11 नवंबर तक का समय दिया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल खंडपीठ ने संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिका में हत्याकांड की जांच CBI से कराने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के दौरान अंकिता की माता सोनी देवी और पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने अपनी बेटी के कातिलों को फांसी की सजा दिलाने के लिए भी प्रार्थना पत्र दिया। परिजनों का आरोप किया SIT जांच में लापरवाही कर रही है, इसलिए जांच की CBI से जांच कराई जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले में सरकार शुरुआत से ही किसी VIP को बचाना चाह रही है। इस क्रम में सबूत मिटाने के लिए बीती रविवार को रिजॉर्ट परिसर में लगी फैक्ट्री को जला दिया गया। वहां से कई सबूत मिल सकते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक फैक्ट्री में खून के धब्बे देखे गए थे। वीरेंद्र ने कोर्ट में कहा कि सरकार ने किसी को बचाने के लिए DM का तबादला तक कर दिया। उधर SIT के मामले में 1 माह में चार्जशीट दाखिल करने का दावा किया, पर 1.5 माह बीतने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि SIT चार्जशीट दाखिल करने की पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाई। अंकिता के रिश्तेदार आयुष नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि पुलिस और SIT इस मामले की महत्वपूर्ण सबूतों को छुपा रही है। SIT ने अभी तक अंकिता कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की। जिस दिन इसका शव बरामद हुआ उसी दिन शाम को उनके परिजनों की गैर मौजूदगी में अंकिता का कमरा तोड़ दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन पर इस केस को वापस लेने का दबाव बनाए जा रहे हैं, साथ ही क्राउड फंडिंग का आरोप लगाया जा रहा है। वीरेंद्र सिंह भंडारी ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी का कमरा बुलडोजर से तोड़ा गया। इसमें एक विधायक की भूमिका सामने आई है। उन्होंने ये काम किसके कहने पर क्या, क्यों करा, इसकी जांच अब तक नहीं हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। DM और SSP का तबादला करना भी मामले में चली जांच को लेकर सवाल उठाते हैं। हाईकोर्ट पहुंचे अंकिता के माता पिता ने सरकार और SIT पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोपी के रिजॉर्ट के पास ही फैक्ट्री में पुलिस और PSC की मौजूदगी में सबूत मिटाने के लिए आग लगाई गई। यह घटना 25 अक्टूबर को आरोपी पुलकित की पत्नी के रिजॉर्ट पहुंचने के बाद हुई। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा कि वर्जित क्षेत्र में आरोपियों से जुड़े व्यक्ति को जाने की इजाजत कैसे मिल गई। इतनी पुलिस और PSC तैनात होने के बावजूद फैक्ट्री में आग कैसे फैल गई। उन्होंने कहा कि 1.5 माह से जांच चल रही है, पर इन्हें इस बारे में अब तक कुछ नहीं बताया गया। इसे साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि SIT राज्य सरकार के दबाव में काम कर रही है। आरोपी को बचाने की कोशिश में सारे साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं। बकौल वीरेंद्र, मुझसे मिलने भी नेता आए हैं, उन्होंने जो भी वादे किए उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। हल्द्वानी नगर में मुखानी थाने के ठीक सामने कालिका मंदिर में कॉलोनी में रहने वाली एक पुलिसकर्मी की पत्नी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। पुलिस को आशंका की महिला के सर पर भारी हथियार से वार किया गया। किसी चीज पर सर पटक कर हत्या की गई। पुलिस का कहना है कि हत्या लूट के इरादे से की गई है। मूल रूप से अल्मोड़ा के चिनौली गांव निवासी कांस्टेबल शंकर सिंह बिष्ट की पत्नी ममता 40 साल अपने बच्चों कपिल और रिया के साथ कालिका कॉलोनी में रहती थी। शंकर वर्तमान में US नगर की बन्ना खेड़ा पुलिस चौकी में तैनात है। गुरुवार दोपहर शंकर के बच्चे करीब 2:30 बजे जब पढ़कर लौट रहे तो घर की अलमारी की तिजोरी टूटी दिखी। उन्होंने फोन से इसकी जानकारी अपने पिता शंकर को दी। पिता के कहने पर कपिल ने 112 पर संपर्क किया, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद कपिल ने खुमानी थाने पहुंचकर घर में हुई वारदात की जानकारी दी। मौके में पहुंची पुलिस ने छानबीन की तो घर से किचन में ममता की लाश पड़ी मिली। हल्द्वानी के SSP क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला लूट के लिए हत्या का लग रहा है।
हत्या के कारणों की जांच की जा रही है। हत्या किस तरीके से की गई इसकी स्पष्ट जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी। राज्य के 5 प्रमुख शहरों में सरकार 5 नई टाउनशिप यानी मिनी शहर विकसित करने जा रही है। शहर वर्तमान शहरों में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों की वजह से बढ़ रही आबादी के दबाव को देखते हुए निर्णय लिया गया है। चंडीगढ़ की मोहाली सिटी के दर्जबंद शहरों को विकसित किया जाएगा, जिसमें रिहायशी क्षेत्रों के साथ ही IT कंपनियों और अन्य रोजगारपरक संस्थानों के लिए विशेष रूप से स्थान आरक्षित होगा। CM पुष्कर सिंह धामी के अनुसार इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए विशेषज्ञों की टास्क फोर्स गठित की गई है। ये विशेषज्ञ जिलावार आने वाले प्रस्तावों पर अध्ययन करके टाउनशिप के विकास के लिए सुझाव देंगे। सरकार ने 5 साल के भीतर से 5 शहर विकसित करने का लक्ष्य रखा है। जिलावार अधिकारियों से टाउनशिप के लिए प्रस्ताव मांगे। इन प्रस्तावों का अध्ययन करने के बाद सबसे उपयुक्त स्थान का चयन किया गया। राज्य में इस वक्त नगरीय क्षेत्रों की संख्या 100 से ऊपर है। प्रमुख रूप से देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, यशनगर में ही आबादी का दबाव ज़्यादा है। हालिया कुछ वर्षों में औद्योगिक और कारोबारी गतिविधियाँ बढ़ी हैं। IT, फार्मा समेत विशेष विभिन्न सेक्टरों में संभावनाओं में भी काफ़ी इजाफा हुआ। इसे देखते हुए आवश्यक बुनियादी ढांचे और संसाधनों से पूर्ण क्षेत्र की जरूरत महसूस हो रही है। कुछ राज्यों में पहले ही नई टाउनशिप विकसित करने के प्रयोग हो चुके हैं और काफ़ी सफल भी रहे हैं। चंडीगढ़ पर आबादी का दबाव पड़ने पर वहाँ 19 किलोमीटर दूर मोहाली को बसाया गया था। आज मोहाली एक शानदार शहर का रूप ले चुका है। चंडीगढ़ के तर्ज सेक्टर में विभाजित करते हुए विकसित किया गया। इस वक्त 100 से ज़्यादा सेक्टर हैं। मोहाली की पहचान इसके अतिरिक्त स्टेडियम के साथ साथ IT सेक्टर के लिए भी है। उत्तराखंड में नई टाउनशिप बनाने की योजना अब तक परवान ही नहीं चढ़ पाई। पूर्व में ND तिवारी सरकार ने नया देहरादून और हरीश रावत सरकार ने पछवादून क्षेत्र में स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी की थी। पूर्व CM रावत ने CM पुष्कर सिंह धामी को पलायन रोकने के लिए परंपरागत फसलों को प्रोत्साहित करने की सलाह दी है। रावत ने कहा कि यदि पलायन रोकना है तो फिर से मड़वा, बट, भांग, भंगीरा, काफर के गीत गाने पड़ेंगे। जंगली और आवारा पशु पक्षी चकबंदी और सही खरीद मूल्य की समस्या का समाधान सरकार कर दे तो कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि मोटे अनाज सरकार का भी उत्तराखंड के पलायन का भी कल्याण करेगी। उत्तराखंड में सभी परिवारों का परिवार पहचान पत्र बनाया जाएगा। इस पहचान पत्र के बन जाने के बाद लोगों को अलग से आय, जाति, निवास, दिव्यांग और विकलांग आदि प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं होगी, जबकि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इस परिवार पहचान पत्र ही अनिवार्य होगा। हरियाणा सरकार ने अपने यहाँ के लोगों के पहचान पत्र बनाए। इसी के तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार भी परिवार पहचान पत्र बनाने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य के लिए नियोजन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है, जबकि NIC को पहचान पत्र बनाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। नियोजन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के 23 लाख के करीब परिवारों का परिवार पहचान पत्र बनाएं। इसके तहत विभाग की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत NIC को पत्र भेजकर पूछा गया कि क्या NIC की ओर से कार्ड बनाने का कार्य किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि परिवार पहचान पत्र 14 अंकों का होगा और उसमें परिवार से जुड़ी सभी तरह की जानकारियां शामिल होंगी। बच्चे के जन्म लेने, बच्चे को गोद लेने, शादी और मृत्यु होने के बाद की जानकारी इस कार्ड में अपडेट होती रहेगी। एक बार कार्ड बन जाने के बाद उससे जुड़ी अन्य सभी जानकारियाँ खुद ही सामने होंगी और अलग से प्रमाण पत्र बनवाने नहीं होंगे। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में दांतों में होने वाली संक्रमण, दर्द, सूजन, पस पड़ने, नसों के इलाज को RCT रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सुविधा जल्द होगी। दून मेडिकल कॉलेज बनने के 6 साल बाद अस्पताल में RCT की सुविधा इसी सप्ताह से शुरू हो जाएगी। इसके लिए यहाँ पर आधुनिक मशीनें इंस्टॉल कर दी गई हैं, जहाँ प्रबंधन और दंत रोग विभाग के विशेषज्ञों से विमर्श के बाद RCT की फीस 600 से 800 रुपये तक तय की गई, जबकि निजी अस्पतालों में इसके इलाज के 8 से 10 हज़ार रुपये लगते हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशक एवं दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना के मुताबिक मेडिकल कॉलेजों के हर विभाग में विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध की जा रही हैं। दून, हल्द्वानी, श्रीनगर, अल्मोड़ा में RCT के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दून में एक सप्ताह के भीतर सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। हिंदुस्तान ने पूर्व में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। सुविधा होने से मरीजों को लाभ मिलेगा। कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को हर जिले में महिला वर्किंग हॉस्टल बनाए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने हर जिले के 50-50 लाख रुपए में मंजूर किए हैं। सचिवालय में समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि कुल पंजीकृत श्रमिकों में से 16.37 लाख महिला हैं। कुल पंजीकृत 3700 फैक्ट्रियों में 7% महिला श्रमिक कार्यरत है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि उत्तराखंड में महिला कार्यबल बढ़ाने को महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण सुनिश्चित करना प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी के लिए केंद्र सरकार ने हर जिले में महिला वर्किंग हॉस्टल के लिए 50-50 लाख रुपये स्वीकृत किए। ACS ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सभी 10 फर्रुखाबाद जिलों में महिला वर्किंग हॉस्टल को भूमि चयन की प्रक्रिया पूरी की जाए। इस अवसर पर सचिव कार्मिक शैलेश बेगोली, अपर सचिव रविशंकर रिद्धिम अग्रवाल मौजूद रहे।
राज्य के सभी हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी काउंसलिंग के साथ ही मरीजों को स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके साथ लोगों को खान पान और जीवन शैली के बारे में भी बताया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने गुरुवार को स्वास्थ्य महानिदेशालय में विशेषज्ञों के साथ गैर संचारी रोगों को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज के समय में मानसिक रोग, तनाव, डिप्रेशन, कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज आदि गैर संचारी रोगों से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसके लिए जीवन शैली और खान पान सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि लोगों को इस संदर्भ में जागरूक करने की जरूरत है। इसके लिए राज्य के सभी हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों में लोगों की काउंसलिंग और स्क्रीनिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में भी बच्चों की रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ हेल्थ कार्ड बनाया जाए ताकि बच्चे की सेहत को लेकर सभी सतर्क रहें। इस दौरान डॉक्टर वर्तिका सक्सेना ने कहा कि एक दशक में महिला मोटापे के अलावा मामले लगभग दोगुने हो गए। इस दौरान बैठक में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह, डॉक्टर सरोज नैथानी, डॉक्टर सुजाता आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड में प्रदेश व्यापी नशा मुक्ति आंदोलन चला चुके समाजसेवी ललित जोशी ने कहा कि वे अपने संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर 300 छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े कोर्स मुफ्त में कराएंगे। उन्होंने कहा कि पत्रकार, राज्य आंदोलनकारी, आपदाग्रस्त क्षेत्रों, कोविड महामारी से निराश्रित परिवार, लोक कलाकार, रंगकर्मी, सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस के शहीद जवानों के परिवारों से इन छात्र छात्राओं को लिया जाएगा। इस दौरान लोक गायिका पद्मश्री माधुरी वर्तवाल, पूर्वांचल परिषद अध्यक्ष कमल रजवार, गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष पदम सिंह थापा, धात संस्था के महामंत्री तन्मयी ममगई, गिरीश सनवाल आदि मौजूद रहे। इस दौरान अभिनेता हेमंत पांडे ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि धामी युवा मुख्यमंत्री हैं, उनका अनुभव बढ़ेगा, उनका विजन अच्छा है और वो अच्छे काम कर रहे हैं। पांडे ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देवभूमि की मिट्टी में जादू है, यहाँ हर जगह शूटिंग के लिए शानदार है। यहाँ सीमेंट का ढांचा न बनाकर प्रकृति को प्रकृति के रूप में ही संवारा जाना चाहिए। दोनों स्मार्ट सिटीज के कामों की समीक्षा करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को कसा। उन्होंने दो टूक कहा कि गुणवत्ता में खामी मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, सभी काम तय समय पूरे करने होंगे, जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर गंभीरता से अमल करना होगा। उन्होंने सिटी ग्रीन सिटी क्लीन सिटी की जागरूकता अभियान चलाने को निर्देश दिए। गुरुवार को सचिवालय में हुई बैठक में सीएम ने कहा कि दून स्मार्ट सिटी के तहत जो भी काम हो रहे हैं, दून स्मार्ट दून के लिए सबसे अच्छा क्या हो सकता है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि आमजन का पैसा जनहित में ही प्लानिंग से इस्तेमाल किया जाए। सभी विभाग कार्यदायी संस्थाएं में समन्वय बनाकर काम करें। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत जो काम होने हैं वो आने वाले 50 साल के परिश्रम को ध्यान में रखते हुए कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि काम की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इस बैठक में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, मेयर सुनील उनियाल, गामा विधायक विनोद चमोली, सचिव उदयराज सिंह मौजूद रहे। उत्तराखंड में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान करते हुए कहा कि प्राकृतिक कृषि विकास योजना को 10 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए। सीएम ने गुरुवार को हाथीबड़कला में राज्य स्तरीय प्राकृतिक कृषि कार्यशाला में भाग लिया। उन्होंने कहा कि राज्य में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। बीते कुछ वर्षों में रसायनों के इस्तेमाल से हमारी उत्पादन क्षमता तो बढ़ी, मगर खेतों और मिट्टी पर इसका बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ा है। आज स्थिति यह कि रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के अनाधुन और असंतुलित प्रयोग का मिट्टी और पर्यावरण, पशुओं की सेहत पर भी असर हो रहा है। भारतीय संस्कृति में धरती को मां मानने की परंपरा है और सरकार दिशा में काम कर रही है। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सीएम पुष्कर सिंह धामी, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सीएम प्राकृतिक कृषि योजना और नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कॉरिडोर योजना का शुभारंभ भी किया। राज्यपाल सिंह ने कहा कि प्राकृतिक कृषि पद्धति में अनेक समस्याओं का समाधान है, यह नया रूप नहीं है। मंत्री गणेश जोशी बोले कि भारत कृषि प्रधान देश है और सरकार किसानों के कल्याण को काम कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्राकृतिक खेती का उद्देश्य कृषि का उत्पादन मूल्य शून्य करना है। इस मौके में विधायक खजान दास, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद थे। राजाजी खनन पर वन कर्मियों को पीटा। अवैध खनन रोकने गए रेंजर और वन कर्मचारियों को नदी में घेरकर लोगों ने मारपीट की। वन विभाग के महिला कर्मी के साथ बदसलूकी भी की गई। खनन करने वाले भीड़ बुलाकर पकड़ी गई, ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर ले गए। घटना सुसवा नदी नागल बुलिंदावाला की है। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर आरोप जांच कर दी। वन दरोगा अरुण कुमार बुधवार रात वन आरक्षी सीमा पनियोली के साथ गश्त पर थे। इस दौरान देखा तो नागल बिंदु बुलिंदावाला से एक ट्रैक्टर ट्रॉली सुविधा सुसवा नदी में खनन सामग्री लेने पहुंची। उन्होंने रोकने की कोशिश की। आरोपी है कि ट्रैक्टर पर सवार लोगों ने उसे मारपीट कर दी। आरोपी ने किसी को फोन किया तो मौके पर करीब 40 लोग लाठी डंडा लेकर पहुंच गए। आरोपी के उन्होंने दोनों कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे वन रेंजर जयपाल सिंह रावत के साथ भी मारपीट की। आरोपी जबरदस्ती वन विभाग की टीम से ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर ले गए।
एसएसआई क्लेमन टाउन राकेश पवार ने बताया कि मामले में बंद दरोगा अरुण कुमार की ओर से आशीष, अंकित, विशाल, संजू, ईश्वरचंद को नामजद करते हुए अज्ञात 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोपी व महिला वनकर्मी से छेड़छाड़ की धारा भी लगाई गई है। उत्तराखंड की नदियों के जल स्तर की पल पल की जानकारी हो सकी। बाढ़ की स्थिति में समय पर लोगों को सतर्क कर सुरक्षित किया जा सके, यह मुमकिन होने जा रहा है। आपदा प्रबंधन और IRI रुड़की की पहल से इस बात दोनों विभागों ने MOU किया है। IRI रुड़की उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के लिए प्रदेश में मौजूदा सभी बड़ी नदियों में रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम लगाएगी। आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत सिंह ने बताया कि उनकी मदद से नदियों के जल स्तर का रियल टाइम डाटा मिल जाएगा। मालूम हो कि केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना का राज्य में IRI संचालन कर रहा है। इसके तहत उत्तराखंड राज्य में रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया जाना है, जिसमें नदियों में AWLR सेंसर लगाए जा रहे हैं। दून का ट्रैफिक नियंत्रण करने के लिए पुलिस अब आधुनिक तकनीक पर जोर दे रही है। इसी क्रम में ट्रैफिक पुलिस ने गूगल मैप और मैप इंडिया के साथ अनुबंध कर लिया है। अब यदि किसी रूट पर किसी कारणवश ट्रैफिक बंद हुआ तो पुलिस तत्काल इसे ऑनलाइन अपडेट करेगी। गूगल मैप के जरिए ड्राइवरों को उसका पता चल जाएगा। ट्रैफिक की एडवाइजरी भी ऑनलाइन अपडेट होगी। इतना ही नहीं, दून में ड्रोन की सहायता से शहर की 3 किलोमीटर की परिधि में ट्रैफिक की निगरानी शुरू हो गई। एक ड्रोन से मुनादी की जा रही है, दूसरे ड्रोन के जरिए नो पार्किंग में खड़े वाहनों के फोटो खींचकर चालान किए जा रहे हैं। स्पीड लिमिट का पता भी चलेगा। लोगों को ऐप पर स्पीड लिमिट का भी पता चल सकेगा। शहर में विभिन्न रूटों पर अलग अलग स्पीड लिमिट है। राजपुर रोड पर 40, विधानसभा वाली रोड पर 60, मंसूरी रोड पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड लिमिट है। इसी तरह बाकी रूटों पर भी स्पीड लिमिट तय है। पुलिस सभी इस रूटों की स्पीड लिमिट ऑनलाइन अपडेट करती रहेगी। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में MBBS की स्टेट कोटे की 88% सीटें काउंसिलिंग के जरिए भर दी गई हैं। वहीं ऑल इंडिया कोटे की 100% सीटें भरी गई है। सरकारी में दोनों मेडिकल कॉलेज और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज को लेकर अभ्यर्थियों में ज़्यादा रुझान देखने को मिला। पहले चरण में ज़्यादातर ने दोनों मेडिकल कॉलेज का विकल्प चुना। यहाँ अनारक्षित श्रेणी में 605 अंक तक सीट मिली। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में कट ऑफ 602, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 588, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 581 अंक रहा। HNB मेडिकल कॉलेज की परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विजय जुयाल ने बताया कि राज्य कोटे में रिक्त अधिकांश सीट आरक्षित श्रेणी की है। पहले चरण में आवंटित सीट पर अभ्यर्थियों को 6 नवंबर तक दाखिला लेना होगा। दूसरे चरण की जल्दी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। BDS को लेकर छात्रों का रुझान कुछ कम दिखा। BD डेंटल कॉलेजों में स्टेट कोटा की 53 सीटें खाली रहेगी। वही ऑल इंडिया मैनेजमेंट कोटा के भी 52% सीटें ही भरी हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती घपले में जेल में बंद हकम सिंह रावत का नाम भर्ती घपलों के 4 मुकदमों में जोड़ा गया। STM ने हकम समेत केंद्रपाल और चंदन मनराल को 2016 के BP BDO भर्ती घोटाले में आरोपी बनाया। अब हकम का जेल से बाहर आना आसान नहीं होगा। वर्ष 2016 में BP BDO भर्ती में धांधली का पता चलते इससे निरस्त कर दिया गया था। उस वक्त शासन स्तर पर ADG के अध्यक्ष में बनी समिति ने इसकी जांच शुरू कराई। 2019 में की जांच विजिलेंस को सौंपी गई। इसके बाद विजिलेंस ने जनवरी 2020 में मुकदमा दर्ज किया। तब से अगस्त तक एक भी आरोपी को विजिलेंस गिरफ्तार नहीं कर पाई। बीते 25 अगस्त को इस मुकदमे की जांच STM को मिली। STM ने OMR शीट की फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान और जेल जा चुके आरोपियों के बयानों के आधार पर आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष RBS रावत, तत्कालीन सचिव MS कन्याल और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक RS पोखरिया को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पता चला कि इस परीक्षा की OMR शीट RMS कंपनी ने स्कैन की थी। कंपनी का मालिक राजेश चौहान, उसका भाई संजीव चौहान और एक कर्मचारी विपिन बिहारी भी आरोपियों से मिले हुए थे। सब STM ने हाकम सिंह, केंद्रपाल, चंदन मनराल को भी आरोपी बना लिया है। STF के SSP ने हरिद्वार जिले में ट्रांसफर होने से पहले इसकी पुष्टि की। हाकम का नाम बंद दरोगा, पुलिस दरोगा भर्ती घपले में भी शामिल है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने टेक होम राशन योजना के प्रति लापरवाही कर रहे स्वयं सहायता समूह को चिन्हित कर इनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी कर्मियों की जनगणना, पल्स पोलियो आदि कार्यक्रम में DM और CDO के आदेश पर ही ड्यूटी लगाई जाएगी। जल्द ही इसका GO जारी कर दिया जाएगा। गुरुवार को विधानसभा में विभागीय अधिकारियों, आंगनबाड़ी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में इसके निर्देश दिए गए। आर्या ने बताया कि किराए पर चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के किराए के रूप में 3.81 करोड़ रुपये, जबकि टेक होम राशन के लिए 49 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। मंत्री ने माता समिति द्वारा खरीदे जा रहे टेक होम राशन की राशि का समय पर भुगतान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप को और अधिक बेहतर किया जा रहा है। साथ ही पूरे वर्ष की रिचार्ज धनराशि को एकमुश्त देने की व्यवस्था कर दी गई है। आंगनबाड़ी कर्मियों ने कहा कि कई बार दूसरे विभाग उनकी अपने महकमे में ड्यूटी लगा देते हैं और उस काम का मानदेय भी नहीं दे सकते। इस मामले में अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। इस अवसर पर सचिव HSS सेमवाल, उपनिदेशक SK सिंह, DPO अखिलेश मिश्र आदि मौजूद थे।
परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि उत्तराखंड में प्रदूषण कम करने के लिए सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हर जिले में सीएनजी पंप और चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। रोडवेज के बड़ी बेड़े में जल्द ही 610 नई बसें शामिल होंगी, जिसमें सीएनजी और इलेक्ट्रिक 400 बसें होंगी। इसके अलावा टनकपुर में केंद्रीय वर्कशॉप भी स्थापित किया जाएगा। इस सभी डिपो की वर्कशॉप को आधुनिक बनाया जाएगा। गुरुवार को परिवहन मंत्री ने ट्रांसपोर्ट नगर में रोडवेज की आधुनिक मंडलीय वर्कशॉप का शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि 25 करोड़ 77 लाख रुपए से बनने वाली ये वर्कशॉप 3 मंजिला होगी। यहाँ आधुनिक मशीनों से बसों की मरम्मत हो सकेगी, साथ ही आरएम दफ्तर भी होगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार यात्रियों की बेहतर सुविधा और रोडवेज के उत्थान के काम कर रही है। हरवल्डपुर में बस अड्डा बनाया जा रहा है, भगवानपुर में डिपो बन जाएगा, काठगोदाम हरिद्वार में आईएसबीटी बनाया जाएगा, रुड़की रामनगर काशीपुर रुद्रपुर में डिपो बनाए जा रहे हैं। इस मौके पर धर्मपुर विधायक विनोद चमोली, परिवहन सचिव अरविंद सिंह हयांग के रोडवेज के एमडी रोहित राणा, प्रबंधक संचालन दीपक जैन, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश महामंत्री दिनेश पंत आदि मौजूद थे। मंत्री ने दावा किया कि रोडवेज 300 करोड़ रुपए घाटे से चल रहा है। अब यह घाटा पूरा तो खत्म हो जाएगा। अभी रोडवेज 20 करोड़ के फायदे में है। रोडवेज पहली बार अपने बजट से अपनी संपत्ति का निर्माण करवा रहा है। उन्होंने कहा कि 2022 में अब तक रिटायर्ड सभी कर्मचारियों के देयकों का भुगतान हो चुका है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को देहरादून में कराने की पैरवी के बीच कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ कर दिया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दो टूक कहा कि विधानसभा सत्र केवल गैरसैंण में ही होना चाहिए। मौसम का हवाला देते हुए सत्र को देहरादून में कराना हास्यास्पद होगा। मालूम हो कि अब तक हरिद्वार के 2, उत्तरकाशी के 1 विधायक विधानसभा सत्र को देहरादून में कराने की पैरवी करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेज चुके हैं। गुरुवार को आर्य ने हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि सत्र पर उनका स्टैंड बिल्कुल साफ है, गैरसैंण। जिस विषय पर सर्वदलीय बैठक हुई उस दिन भी विधानसभा अध्यक्ष को पार्टी के रुख से अवगत करा दिया गया था। आर्य ने कहा कि गैरसैंण को लेकर भाजपा शुरू से गंभीर नहीं दिखा रही। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा भर से कुछ नहीं होगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी दिखाई और संचालित होते हुए भी दिखाई देनी चाहिए। आर्य ने सवाल किया कि गर्मियों में सत्र इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि चारधाम यात्रा होती है। देहरादून अधीनस्थ कृषि सेवा संघ ने कार्मिकों की कमी, कृषि से इतर कार्यों के दबाव को लेकर नाराजगी जताई। मांग से ज्यादा बीज की बिक्री के टारगेट तय करने पर भी कार्मिकों ने कड़ा ऐतराज किया। इन समेत विभिन्न लंबित मुद्दों को लेकर कृषि निर्देशक सचिव और फिर कृषि मंत्री से बारी बारी से मुलाकात की जाएगी। समस्याओं का समाधान न होने पर आंदोलन किया जाएगा। संघ के प्रांत कार्यकारिणी की गुरुवार देर शाम रिंग रोड स्थित किसान भवन में हुई बैठक में निर्णय लिया गया। अध्यक्ष DS असवाल ने कहा कि स्थानीय स्तर पर मांग से अधिक बीज केंद्रों में भेजा जा रहा है। अधिकारियों के दबाव के कारण सहायक कृषि अधिकारियों खुद ही बीज खरीदना पड़ता है। इस व्यवस्था को तत्काल खत्म कर दिया गया। किसानों को उसकी इच्छा के अनुसार खुले बाजार से बीज का खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए। बैठक में विनोद पटवाल, VK दसवाना, PP शैली, नरेश सिंह, नरेंद्र सिंह, प्राची पुरोहित आदि मौजूद रहे।